रवि गंगली है और आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं एक और न्यू चैप्टर को जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। क्लास 9th का ये चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमें यह जानना होगा कि इस चैप्टर के लेखक कौन हैं, उनका क्या काम है इस चैप्टर में, वे कौन है? श्यामा चरण दुबे जी। श्यामा चरण दुबे जी इस चैप्टर के लेखक हैं। इन्होंने समाज में सिर्फ और सिर्फ सोशलिटी मतलब सामाजिकता कैसी है, लोगों का आचरण क्या है, वो किस तरीके की संस्कृति को फॉलो करते हैं, इस तरीके की बातें इस चैप्टर में लेखक ने बताई हुई हैं। तो चलिए यहाँ पर लेखक ने इस चैप्टर में बताया है कि जो चीज़ें हमारे काम की हैं या नहीं, बस हमें उनको लेने की चाहत है कि वो अपनी चीज़ घर में आ जाए। हम सिर्फ अंधे होकर उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और समझते हैं कि लेखक के मन की क्या भावनाएं थी। चैप्टर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला, सिर्फ और सिर्फ कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है, उनको समझने के कारण पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर में लेखक ने बेवकूफ़ी यह करी है कि उसने कम से कम 50% चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया। इस तरीके से उसने बता रखा है कि मतलब भी कॉलगेट का ऐड है, कोई भी कंपनी का ऐड है उस चीज़ के बारे में कि साबुन जो तेज साबुन है, जो मद्दा साबुन है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। जी हर व्यक्ति को मालूम है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वह हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, एक दो एग्जाम्पल हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। मेन चीज़ यह है कि यहाँ पर जो लेखक बताते हैं कि कंपनियां प्रोडक्ट बना रही हैं, अधिकतर लगातार फैक्ट्रियों से प्रोडक्ट निकलते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। अब उनका उपयोग भी तो होना चाहिए, तभी तो वो प्रोडक्ट सार्थक होंगे। जब उपयोग नहीं होगा किसी प्रोडक्ट का तो वो कैसे सार्थक होंगे? ऐसे में तो कंपनी लॉस में चली जाएगी ना। तो इसलिए कंपनी वाले करते क्या हैं कि वो लगातार इन चीज़ों का प्रचार करवाते हैं। अब देखिए, माँ का भरोसा है जो आपने यहाँ पर माँ को क्यों लाया गया बीच में, और डेंटिस्ट का सुझाया, जिससे लोगों को पक्का यह यकीन हो जाए कि यही प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। लेखक बताते हैं कि आज हम आवश्यकता नहीं देखते, हम देखते हैं कि महंगी से महंगी चीज़ हमारे घर पर हो। हमें सबसे समाज में जो हमारे मान प्रतिष्ठा को दिखा सके ऐसी चीज़ें चाहिए। जैसे आज हम घड़ी देखते हैं तो 50 रुपये में VIP घड़ी आ जाती है समय बताने वाली, लेकिन नहीं, हमें रोलेक्स की 10 लाख की घड़ी चाहिए। तो मतलब लोग आजकल चीज़ों का उपयोग नहीं कर रही है। चीज़ें हैं जो वह लोगों का भोग कर रही हैं। समाज में जितनी भी चीज़ें दुकानों पर मौजूद हैं, हर चीज़ हमें चाहिए कि वह हमारे घर में हो। लेखक बताना यहाँ पर यह चाहता है। मुझे यही गलत लगा है लेखक का सिर्फ इस चैप्टर में कि उसने आधे से ज़्यादा चैप्टर में एग्जाम्पल भर दिए हैं। इतने भी एग्जाम्पल नहीं भरने थे चैप्टर में। तो हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ी सा चैप्टर का डिस्क्लेमर मिल गया है। अब आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को जो इम्पोर्टेंट है वही पार्ट ब्रीफली समझते हैं। ओके, से चैप्टर शुरू होता है। लेखक बताते हैं जो इम्पोर्टेंट है वही मैं सिर्फ बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर जो लेखक बताते हैं वह कहते हैं कि आज हमारा समाज बदल रहा है, एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, हमारी संस्कृति बदल रही है। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद शब्द का अर्थ यह है कि उपयोग मतलब किसी चीज़ को उपयोग करने के तरीकों को बताने वाला सिद्धांत। यहाँ पर सुख की परिभाषा भी बदल गई है। सुख की परिभाषा, जो खुशी की परिभाषा है, वह इस तरीके से निर्धारित होने लगी है कि हम किसी चीज़ का उपयोग कैसे कर रहे हैं कि हम अपने आप की संस्कृति को भूल चुके हैं। हम सिर्फ हमारे दिलों और दिमाग में ये चीज़ अधीन हो गई है। जैसे हम अभी मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि हम लोग टीवी देखते हैं, तो टीवी में जब भी देखते हैं तो कम से कम 10 मिनट तो नाटक, उसके बाद फिर आधे घंटा तक अपन लोग लगातार सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो उस एडवर्टाइजमेंट को देख देख के हमारा दिल और दिमाग इतना ज़्यादा पष्ट हो जाता है कि हम जब किसी भी दुकान पर पहुँचते हैं तो सिर्फ हमें उस चीज़ के बारे में सोचते ही उसी चीज़ का नाम याद आता है। जैसे हमने कहा हमें दांत चमकाने के लिए चाहिए, तो दांत के लिए हमें तुरंत आ जाएगा माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया, कॉलगेट। अब इस तरीके से हमारे दिलो दिमाग पर ये चीज़ें अपना कब्जा बना चुकी हैं। और लेखक यहाँ पर बताते हैं कि फैशन के नाम पर भी बहुत चीज़ें आ गई हैं मार्केट के अंदर, और इसमें इतनी चमकीली वस्तुओं ने आदमी को उन्हें खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे हम बाज़ार में जाएंगे तो अब हमें इतने सारे कपड़े दिखेंगे, कहीं कोई चीज़ दिखेगी, कभी कोई चीज़ दिखेगी, तो उन चीज़ों को देख देख कर हमारा मन चाहेगा कि हम उन चीज़ों को खरीद लें।
हम कब तक अपने आप को रोकेंगे? एक ना एक समय के बाद हम उन चीज़ों को खरीद लेंगे और बाजार से भर भर के सामान लाते हैं, बैग भर भर के सामान घर तक लाते हैं अपने। 400-500 की घड़ी खरीद लेते हैं, मैंने एग्जाम्पल दिया, पर लोगों को बड़ी बड़ी 10-10 लाख तक की घड़ियाँ चाहिए। महिलाओं को ड्रेसिंग टेबल के नाम पर, जहाँ पर वो तैयार होती हैं, शायद उसे ड्रेसिंग टेबल बोलते हैं, तो उस टेबल के नाम पर 50-60 हज़ार तक की सामग्री चाहिए, सौंदर्य सामग्री, चेहरे को चमकाने वाले। बताइए, अब 5 सितारा संस्कृति भी इसमें पीछे नहीं है, 5 स्टार कल्चर। आपको एक से एक होटल, एक से एक स्कूल, एक से एक अस्पताल। अब लेखक कहते हैं आगे आने वाले समय में हो सकता है कि 5 सितारा यूनिवर्सिटी भी बन जाए। 5 स्टार होटल में जाएंगे खाना खाने के लिए, 5 स्टार यहाँ पर, 5 स्टार कॉलेज में, 5 स्टार अस्पताल में। मतलब लोगों को अपना रुतबा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। लेखक इसे दिखावे की संस्कृति कहते हैं। लेखक कहते हैं कि दिखावे की संस्कृति ने कंप्यूटर से लेकर आदमी के अंतिम संस्कार तक 5 सितारा सुविधाओं से सजा दिया है। जैसे अमेरिका में लेखक बताते हैं कि वहाँ पर मरने के बाद ऐसी जगह लोग खुद पहले से बना जाते हैं कि यहाँ पर मेरी कब्र रहेगी, इसके इर्द गिर्द ग्रास वगैरह रहेगी और यहाँ पर हमेशा मंद मंद स्वर में संगीत बजता रहेगा। मतलब जी कैसी मानसिकता है यार। फिर आगे जाकर चैप्टर में लेखक ने उपभोक्तावाद और आदमी के बीच के संबंध को बताया है। लेखक कहते हैं कि उपभोक्तावाद ने, यानी चीज़ों को उपयोग करने की संस्कृति ने आर्थिक स्तर पर समाज को बांट दिया है। एक ही विशिष्ट जन और दूसरा सामान्य जन, यानी एक बड़े बड़े लोग हैं और एक छोटे छोटे लोग हैं। देखिए, उपभोक्तावाद विशिष्ट जन की सुविधाओं को दिखाकर सामान्य जन के मन में लालसा पैदा कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि साइकिल से जा रहा है और दूसरा व्यक्ति गाड़ी से जा रहा है, तो साइकिल वाले के मन में इच्छा होगी कि वह भी कभी ना कभी गाड़ी से जाए। इस तरीके से समाज को बांट दिया। एक व्यक्ति महंगी महंगी क्रीम लगा रहा है और दूसरा व्यक्ति सस्ती सी क्रीम लगा रहा है। तो इस तरीके के मन में लालसा पैदा करने वाला मतलब आज के समय में बन चुका है। लेखक है वह उपभोक्तावाद का पूरा इल्जाम सिर्फ और सिर्फ सामंती लोगों पर डाल देता है। सामंती मतलब जो राजा रजवाड़े वाले थे, बड़े बड़े आदमी थे, पहले ज़माने के पूंजीपति थे। लेखक के अनुसार उन्हीं के द्वारा भारत के अंदर सामंतवाद, वो उपभोक्तावाद इतना फैला है। सामंतवाद के कारण ही यह उपभोक्तावाद भारत के अंदर इतना ज़्यादा फैला है। लेखक के अनुसार उपभोक्तावाद एक खतरा है। लेखक ने बताया है कि उपभोक्तावाद अनुकरण की संस्कृति, यानी किसी भी चीज़ को डिवैल्यूएट कर देती है, उस चीज़ का मूल्य गिरा देती है। यानी हम क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते, फिर हम देखते हैं उसका प्राइस कितना है, उस चीज़ में कितना ज़्यादा हमारा सामाजिक स्तर बढ़ जाएगा, हमारा लेवल बढ़ जाएगा, इस चीज़ों को दिखाता है। और यह वेस्टर्न कल्चर है लेखक के अनुसार, जिसके हम लगातार गुलाम बनते जा रहे हैं। और यह लोगों को दिग्भ्रमित करता है, फॉल्स नॉलेज देता है, गलत जानकारियाँ देता है। मॉडर्न ज़माने के नाम पर यह लोगों को फॉल्स नॉलेज देता है, यह गलत से गलत जानकारी देता है। इसलिए हमने सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया है। इसलिए हम जो क्वालिटी है उस पर ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ और सिर्फ अपने ये वर्चस्व है उसको दिखाने पर फोकस कर रहे हैं आज के समय में। मॉडर्न ज़माने के नाम पर हम सिर्फ भटकते जा रहे हैं, हमारी राह भटक चुकी है। अब लेखक ने जो इम्पोर्टेंट बात कही है, एज इट इज़ आपको किसी भी मतलब जो आपको लगे कि इससे रिलेटेड है, तो उस क्वेश्चन में इस लाइन को एज इट इज रख देना है कि वास्तव में लेखक ने कहा है कि वास्तव में यह बौद्धिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उपनिवेशवाद है। उपनिवेशवाद में आपको मालूम होगा, आई थिंक नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। उपनिवेशवाद में होता है किसी भी विचार का, मतलब किसी भी चीज़ का एक देश से दूसरे देश की ओर जाना। शॉर्ट में बता दिया है। यह लेखक ने इसको उपनिवेशवाद कहा है, बौद्धिक स्तर का, सांस्कृतिक स्तर का और आर्थिक स्तर का, जिसके सम्मोहन में हम अपनी संस्कृति व परंपराओं का अवमूलन कर रहे हैं, उनकी वैल्यू घटाते जा रहे हैं, उनको भूलते जा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि गांधी जी ने भी दूसरों की संस्कृति का सम्मान करने के लिए कहा है, पर उन्होंने यह भी कहा है कि हमें अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए, हमें अपनी जड़ों से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। लेकिन उपभोक्तावाद हमारी इन सामाजिक जड़ों को हिला रहा है। हम मतलब चीज़ों को उपयोग करने पर ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ उसकी क्वालिटी और उसका क्वालिटी नहीं देखते, हम उसका सिर्फ प्राइस देखते हैं। हमारे सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है, हम जिसके कारण हमारे अंदर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हम अशांत हैं, हम शांत मन से नहीं हैं। तो यह थी इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन जो इम्पोर्टेंट थी। और अब हम देखते हैं इस चैप्टर के जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। चलिए बताइए, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है?
लेखक सुख किसे कहता है? लेखक के अनुसार जीवन में सुख से अभिप्राय बाजार में उपलब्ध वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करने से है। सामान्यतः उत्पादन बढ़ाकर यह प्रचारित किया जाता है कि ये उत्पाद आपके लिए हैं, सबसे अच्छे उत्पाद हैं और ये आपके लिए हैं तथा आपके भोग के लिए हैं, आपके सुख के लिए हैं। इसलिए जीवन में सुख की व्याख्या उपभोग भोग से हो गई है। यानी मार्केट में इतना ज़्यादा उस चीज़ को पहले डाल दिया जाएगा, फिर कहा जाएगा कि यह आपके लिए है, लो ऐसे तो अब लो 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 लो। दूसरा सवाल है कि जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है वह हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित कर रही है? बताइए किस तरीके से प्रभावित कर रही है? उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण हम निरंतर गुलाम बनते जा रहे हैं। 5 सितारा संस्कृति ने सामान्य जन को में प्रतिष्ठा के नाम पर लालच भर दिया है। हम दूसरों की चीज़ों को देखकर हमारा मन ललचा रहा है। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम संसाधनों को अपव्यय यानी हम संसाधनों के अधीन होते जा रहे हैं। समाज के जो अनेक लोग हैं उनके बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अमीर गरीब का भेदभाव शुरू हो चुका है, जो काफ़ी हद तक बढ़ता ही जा रहा है। जो दिखावे की संस्कृति है वह खूब धड़ल्ले से बढ़ती जा रही है और हम अपनी जो मेन पहचाने में भूलते जा रहे हैं। हम मात्र नोकिया के फ़ोन से लेकर आज आईफोन तक पहुंच गए हैं और पता नहीं कहां कहां तक जाएंगे, कोई सीमा नहीं है जिस चीज़ की। पर दिखावे की संस्कृति खूब फल फूल रही है और असली पहचान अपनी खोती जा रही है। इसलिए समाज में द्वेष बन रहा है। कनेक्ट करते जाना है एक दूसरे पॉइंट को, और जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी, दिखाई देती हैं, सबको समझ में आती है आजकल। अब बताइए लेखक ने जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है उसे हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? देखिए, लेखक ने उपभोक्तावाद की संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती इसलिए कहा है क्योंकि यह सांस्कृतिक सामाजिक एकता की मानवीय प्रेम को तोड़ती है। यानी हमारा जो सांस्कृतिक प्रेम है, हमारा जो सामाजिक प्रेम है, एक दूसरे में भाईचारा है, इस चीज़ों को वो तोड़ देती है। कैसे तोड़ती है? अब मान लीजिए हम देखेंगे किसी के पास आईफोन है, मेरे पास नहीं है यार, भाई आईफोन दे देना, उसने मना कर दिया, मेरा हृदय आहत हो जाएगा। इसलिए अब वो भी प्रेम था पहले, वह नहीं रह जाएगा। इसलिए यह सामाजिक प्रेम को तोड़ती है, यह सामाजिक संरचना को अस्थिर करती है। हमारी ये मूल संस्कृति है वह घटती जा रही है और उसके लिए यह संस्कृति उपभोक्तावाद घातक साबित हो रहा है। वहीं उपभोक्तावाद संस्कृति हमारी आदतों को गुलामी की हद तक ले जाती है। हम उन चीज़ों के गुलाम होते जा रहे हैं। जैसे आज कोई व्यक्ति यदि गुटखा खाता है, अगर उसको 2-3 दिन तक गुटखा ना दिया जाए तो वह पागल हो जाएगा, इतना गुलाम हो चुका है गुटखे का। इसी तरीके से हम किसी चीज़ का उपयोग करते हो, वो ना दिया जाए तो पता नहीं क्या ही हो सकता है। और गांधी जी ने तो वैसे भी कहा है कि उपभोक्तावाद हमारी सांस्कृतिक जड़ों पर हमला है। अब बताइए अगला क्वेश्चन है कि जाने अनजाने इस माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। क्या यह बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि उपभोक्तावादी संस्कृति में सुख की व्याख्या बदल गई। अभी मैंने बताया था सुख क्या है, उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का करना, और वस्तुओं को उपयोग को ही सुख मान लिया है कि हम कितनी ज़्यादा चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। यह प्रचारित किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है कि अमुक अमुक वस्तुएं, तमाम वस्तुएं आपके सुखों के लिए हैं। उत्पादों को भोगने की प्रवृत्ति से हमारा चरित्र बदल रहा है। यह बदलाव कभी जानबूझकर स्वीकार कर रहे हैं, मतलब हम जानबूझकर इस सभी को स्वीकार कर रहे हैं, कभी अनजाने में कर रहे हैं। हम किसी व्यक्ति के लिए, अपने देश के लिए समर्पित नहीं हो रहे हैं। हम केवल उत्पादों के लिए, हम प्रोडक्ट्स को समर्पित होते जा रहे हैं। अर्थात हमें उपभोग के उत्पादों की चिंता है और किसी को नहीं। बस हमें सिर्फ चाहिए कि ये चीज़ मार्केट में ख़त्म ना हो जाए। यदि ये नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, इस चीज़ों की हमें चिंता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है कि प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद हों, हास्यास्पद ही क्यों ना हो। देखिए, इससे आशा यह है कि उपभोक्तावादी संस्कृति में विज्ञापनों की चकाचौंध है। हम उत्पादों के पीछे सोचकर भागते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हम क्या सोचते हैं कि यदि हमने रोलेक्स की घड़ी लेगी तो अरे हमारा दोस्त मेरे से क्या सोचेगा, भाई कितना अमीर है रवि गंगले। तो
इस तरीके से हम उन चीज़ों की चकाचौंध के पीछे भागते रहे हैं, हमारी सामाजिक प्रथा बढ़ेगी। लेकिन कभी कभी प्रतिष्ठा पाने की भूख में इस हद तक बढ़ जाती है कि हम अपनी स्थिति को हास्यास्पद बना लेते हैं, यानी लोग हम पे हंसने लगते हैं। और यूरोप और अमेरिका में मरने से पहले ही अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली जाती है। अब बताओ भाई, ये हंसने वाली बात नहीं है, आम से आम आदमी भी हंसेगा यार, है मतलब क्या है यार कि तुम मरने से पहले अपने मरने की तैयारी कर रहे हो। बताओ, अब तुमने मतलब तय कर लिया है कि तुम्हें इस तरीके इस जगह पे गाड़ा जाएगा और यहाँ पर तुम्हारे घास होनी चाहिए, इस तरीके की चीज़ें। बताओ, ये हास्यास्पद नहीं है? तो इस तरीके से बताना चाहता है लेखक कि यह स्थिति हास्यास्पद हो गई है। और फिर वहाँ पर लोग बताते हैं कि कब्रिस्तान में जहाँ पर हम गाड़ी जाएंगे वहाँ पर फव्वारा भी होनी चाहिए और बहुत ही म्यूजिक बनना चाहिए। तो यह चीज़ें हास्यास्पद हो जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य ललायत होते हैं। क्यों? देखिए, हमने यदि कोई चीज़ न्यूज़ चैनल पे या किसी भी टीवी पर ऐड में देख लिया, हम चाहते हैं उसे खरीदने, क्योंकि वह वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, पर हम खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि टीवी पर दिखाए गए जो एडवर्टाइजमेंट हैं उनका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत ही गहराई से पड़ता है। विज्ञापनों में एक विशेष प्रकार की झलक दिखाई जाती है और यह संदेश दिया जाता है कि ऐसे सुखी जीवन के लिए, संभ्रांत परिवार के लिए तमाम चीज़ें खरीदनी चाहिए। सामान्य जन इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं और उनके मन में वैसा ही बनने ललक पैदा हो जाती है, इसलिए वह उन सारी चीज़ों को खरीदने लेके जाते हैं। उत्पादन पूंजीपतियों इस प्रवृत्ति का लाभ उठाते हैं और बाजार में माल भरते चले जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल शुरुआत में दिया था कि माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाव। अब सबको पता है कि माँ पे सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करते हैं। आप अब जैसे मान लीजिए घने काले मेरे बाल बेसमॉल ने किया कमाल, बेसमॉल ने किया कमाल, मतलब हद है। मतलब इस तरीके से बता दिया जाता है कि इस चीज़ का अगर आपने उपयोग नहीं किया तो आपका जीवन न रखे, आपका जीवन न रखे यदि आपने इस चीज़ का उपयोग नहीं किया तो। इस तरीके से बताया जाता है। बताइए, क्या यह समाज में सही है? हमारी और आपकी अनैतिक प्रवचन नहीं देना मुझे, छोड़ो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या विज्ञापन की? बताओ, क्वालिटी होनी चाहिए या एडवर्टाइजमेंट अच्छा होना चाहिए? आजकल तो एडवर्टाइजमेंट पे ही फोकस किया जाता है, पर सबको पता है कि गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, ना कि विज्ञापन, क्योंकि विज्ञापन गुणों को, प्रभावों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। विज्ञापन किसी चीज़ का इतना अच्छा दिया जाएगा कि कोई सीमा नहीं है, और जो सच में नहीं होता है। अनेक विज्ञापनों में मोती जैसे दांत चमकते हैं, डैंड्रफ से बिल्कुल छुटकारा मिलता है, गोरे बनने के लिए क्रीम मिलती हैं, बालों का झड़ना बंद हो जाने का वादा होता है, और यह सब उत्पाद बेचते हैं इसी दम पर। कभी कभी ये विज्ञापन उन गुणों का भी प्रचार करते हैं जो इनमें होते ही नहीं हैं। विज्ञापन आदमी के चारों ओर ऐसा सम्मोहन निर्मित करता है, ऐसा मन ललचाहित कर देता है कि जिसमें वह फंसता चला जाता है इंसान। वास्तव में विज्ञापन के प्रभाव में आकर व्यक्ति यह भूल जाता है कि गुणवत्ता वाली वस्तुएं विज्ञापन के बिना भी खरीदी जाती हैं। जैसे मार्केट में एक चीज़ है स्वीटी, सबने खाई होगी बचपन में स्वीटी। कुछ लोग नहीं भी खाते हैं, जैसे मेरे जैसे शरीफ बच्चे नहीं खाते हैं। तो गुणवत्ता वाली चीज़ें होती हैं, उनका कभी ऐड नहीं दिया जाता। विमल पान मसाला इतना ऐड देता है अजय देवगन, इतना ऐड देता है, और फिर भी अब राजश्री का कम ऐड आता है, पर राजश्री धड़ल्ले से बिकता है। दारू का तो कभी ऐड ही नहीं आता, सबसे ज़्यादा तो दारू बिकती है। लॉकडाउन के बाद दारू पीने वालों की तो हालत ही खराब थी भाई। इतनी लंबी लंबी लाइनें, इतनी लंबी लंबी लाइनें की कोई सीमा ना थी, कोई सीमा ना थी लंबी लंबी लाइनें की। तो मुझे विश्वास है कि आपको यह चैप्टर बड़े ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो रवि गंगेली के साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी विद मास्टर जी को, और नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। अभी से आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो पता नहीं कब तक आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आपका सपोर्ट ही हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। धन्यवाद। चलो बकवास बंद कर रहे हैं, ठीक है? ओके बाय, थैंक यू सो मच गाइस।